पत्रकारिता पर किस तरह हो रहा है वज्रपात। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह की बातों को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व राजनेता दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते व देखते हैं उनकी यह अनएडिटेड वीडियो। एनके सिंह जी ऐसी शख्सियत है क्योंकि इनकी पत्रकारिता की जिंदगी, इनका सफर और मेरा राजनीतिक सफर 7 साल शुरू हुआ 70-71 में। लेकिन पत्रकारिता जगत में मुझसे कहीं ये आगे निकल गए, राष्ट्रीय स्तर पर जान पहचान इनकी होने लगी। तो राजनीतिक सफर में मैं उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया जो पहले एनके सिंह पहुंच गए थे। इसलिए सामान्य तौर पर जब वो मुझसे कुछ कहते हैं तो मैं तत्काल बिना सोचे समझे इनकी बात मान लेता हूं, आज भी मानता हूं। जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप किस पर बोलेंगे, दास जी ने, तो मैंने पूछा इनके क्या बोले। उन्होंने कहा कि challenges before India, challenges before media in India पर आप बोले। मैंने स्वीकार कर लिया। जब मैंने ये बात अपनी पत्नी से कही, वो भी पत्रकार रही है, अब भी कुछ करती रहती है, उसने कहा कि आपने क्यों स्वीकार किया, पत्रकारों के सामने क्या चुनौतियां हैं तो मैं उत्तर देती, आप क्यों बोलेंगे वहां। राजनीति में जो चुनौतियां उसके बारे में आप बोलिए, पत्रकारिता में क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में तो मुझे बोलना चाहिए था। बात यह है कि आज का जो मुद्दा मुझे यहां बताया जा रहा है वो है कि पत्रकारिता एवं ज्वलंत मुद्दे और उसमें विमर्श। ज्वलंत मुद्दों में राजनीति भी आ जाती है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता। आज का समय हर चीज शुरुआत होती है सनातन धर्म से। वेदों में क्या था, पुराणों में क्या था, उपनिषद में क्या है, तो इसलिए वहीं से शुरुआत करता हूं कि आखिर हमारे पुराणों के और धार्मिक ग्रंथों में नारद जी का जो चरित्र दिया गया है वो आदि पत्रकारिता के रूप में हमारे सनातन धर्म में माना जाता है, क्योंकि उनका संपर्क देवलोक में भी था और मृत्युलोक में भी था। और वे सूचना का संग्रह, सूचना का संपादन और सूचना को भेजने का कार्य पत्रकारिता के रूप में करते रहते थे। तो आज वहां से लेकर आज तक का जो सफर है पत्रकारिता का, उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे भारतीय पत्रकारिता का संदर्भ में क्या बात थी। सबसे पहले कलकत्ता में 1780 में गजट छपा कलकत्ता में, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, पहला गजट था। 2 पन्ने का अखबार निकलता था और उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स साहब के खिलाफ कुछ लिख दिया
तो तत्काल उनको 4 महीने की सजा हो गई और 5,000 रुपये जुर्माना हो गया। उस समय नहीं माने। जब नहीं माने तो वहां के चीफ जस्टिस साहब ने उनकी जो सजा थी वो बढ़ाकर 4 महीने से 1 साल की कर दी और जुर्माना 500 रुपए से 5,000 का कर दिया। अब उस जमाने के 5,000 और 1 साल वहां होता है तो वो बेचारे पूरी तरीके से उनकी व्यवस्था इंसॉल्वेंट हो गए और वहीं उनकी पत्रकारिता समाप्त हो गई। तब से लेकर आज तक आज भी बहुत कुछ स्थिति वैसी बनती जा रही है। जो कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ कह दे तो ये समझ लीजिए कि उस पर वज्रपात होना ही है, चाहे पत्रकार हो, चाहे मीडिया हाउस हो, क्योंकि पूरे देश में एक इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है कि किस प्रकार से हर चीज को नियंत्रित किया जाए और उस नियंत्रण में मीडिया स्वाभाविक है। एक राजनेता के रूप में मैंने हमेशा इस बात को महसूस किया है कि निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए और इसलिए मैंने, चाहे मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, चाहे मंत्री रहा हूं, उसके बाद भी आज तक किसी ने मेरे खिलाफ कुछ छापा तो मैंने उसमें कोई ऐतराज नहीं किया। मुझे याद है मैं मुख्यमंत्री था, एनडी शर्मा साहब मेरे निरंतर खिलाफ लिखते रहते थे इंडियन एक्सप्रेस में, लेकिन मेरी मित्रता आज तक उनके साथ वैसी ही है जैसे हमेशा से रही। बीच में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, नहीं तो हमारे कॉफी हाउस में गपशप उन्हीं के साथ रहती थी। हरतोड़ सिंह बल, ये हमारे, इनके पिता आईपीएस अफसर बल साहब हमारे गुना जिले में एसपी हुआ करते थे जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, 20-22 साल का था। ये छोटा सा था हरतोड़। इंडियन एक्सप्रेस में पहली पोस्ट उसकी असाइनमेंट हुआ मध्य प्रदेश में और पहली स्टोरी उसने शिवपुरी और करहाल के, पोहरी और करहाल के आदिवासियों के कुपोषण की बड़ी अच्छी स्टोरी की, लेकिन मोस्ट क्रिटिकल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने पूछा भाई ये कौन है? फिर मैंने कहा ये हरतोड़ सिंह बल लिखता है नाम, तो उनका बल साहब का बच्चा तो नहीं है। उसको मैंने बुलाया, अब उस समय 22-23 साल का रहा होगा। उसको जब मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री जी ने स्टोरी पढ़ के बुलाया गया है तो उस पर क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरे पास आया, मैंने उसको चाय नाश्ता कराया, मैंने कहा आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, तुमने बहुत अच्छी स्टोरी की है और इट्स एन आई ओपनर। और इस आई ओपनर के साथ हमको ये रास्ता तुमने दिखाया है, मतलब वास्तविक जो स्टोरी की है मैं पूरी तरीके से इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। आखिर निष्पक्ष पत्रकारिता क्या होती है? निष्पक्ष पत्रकारिता वही होती है जो सरकार के सामने सही बात लाके दे, वस्तुस्थिति लाके दे और जनता की आवाज बुलंद करे। यही ये देखिए राजेश हमारे पुराने मित्र हैं तो ये एक अच्छे निष्पक्ष पत्रकारिता को सम्मान के साथ नजर से देखना, ये राजनीतिक व्यक्ति का मैं समझता हूं कर्तव्य होना चाहिए।
आलोचना अगर आप सहन नहीं कर सकते हैं तो आप राजनीति में क्यों आए? मत रहिए। जब इस मामले में इंदिरा जी के पास एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस में शामिल होकर उनके पास गए, साहब मैंने अब खद्दर पहनना शुरू कर दिया है, मैं कांग्रेस में आ गया हूं। उन्होंने कहा, श्रीमान, इंदिरा जी का जवाब था, श्रीमान ये खद्दर पहनने से आप राजनेता नहीं बनेंगे, अपनी चमड़ी मोटी कर लीजिए तभी आप नेता बनेंगे। तो राजनेताओं को कभी भी आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिए और नाराज नहीं होना चाहिए। और कह भी गए हमारे पुराने, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छुड़ाए। यदि सही रास्ते पर चलना है तो निंदकों को सुनना पड़ेगा और निष्पक्ष पत्रकारिता में जहां बात सही है करे, नहीं सही है तो उसका विरोध करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आज इस व्यवस्था में सरवाइव करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि बैलेंस शीट भी देखी जाना चाहिए। रोजी रोटी का सवाल हो जाता है। और रॉबर्ट मुर्डॉक साहब से जब कहा गया था उनको डिफाइन करने के लिए, तो उन्होंने कहा था, न्यूज़पेपर्स आर सम न्यूज अमंग्स्ट एडवर्टाइजमेंट्स। ये भी एक संयोग है कि सबसे पुराना अखबार मुंबई से निकला बॉम्बे हेरल्ड, उसके बाद में एक कुरियर नाम का गुजराती अखबार निकला। सबसे पहला विज्ञापन उस गुजराती न्यूज़पेपर में छपा था। आप समझ सकते हैं गुजराती मानसिकता। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, जो आपको समझना समझ लीजिए। और आज इस मीडिया में जिस प्रकार से विज्ञापन पर आधारित हमारा पूरा मीडिया और मीडिया हाउसेस और मास मीडिया कम्युनिकेशन हो गए हैं, उसमें सरकारी विज्ञापनों पर अगर आप आधारित हैं तो फिर आलोचना कैसे कर पाएंगे? और विशेषकर तब जबकि कोई राजनेता इतना कठोर हो कि वो एक शब्द भी आलोचना का सहन नहीं कर सकता। ये मानसिकता अलोकतंत्रीय है। लोकतंत्र में आलोचना सहन करने की क्षमता होना आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र और फासिज्म में यही फर्क है। फासिज्म में डिक्टेटर अपनी आलोचना सहन नहीं कर सकता। लोकतंत्र में मजबूरी में ही सही हर राजनेता को अपनी आलोचना सहन करना चाहिए और करनी चाहिए। इसलिए आज इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी जमाने में क्राउड फंडिंग का भी एक ऑप्शन सामने रहता है, और इसमें न्यूज क्लिक ने एक क्राउड फंडिंग का एक मॉडल तैयार किया है, और कई वेबसाइट्स भी क्राउड फंडिंग के मामले में प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको पत्रकारिता करना है तो एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि पत्रकार वही बने जो भूखे पेट स्पष्ट तरीके से अपनी बात कह सके। जो भूखे पेट नहीं रह सकता है उसको निर्भीकता से पत्रकारिता करना आसान नहीं है। परिवार भी देखना है और भी उसके सामाजिक दायित्व हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि यदि हमें लोकतंत्री व्यवस्था में निष्पक्ष पत्रकारिता को जीवित रखना है, प्रोत्साहित करना है, तो उसके लिए हमें
राजनेताओं को सहन शक्ति होना आवश्यक है, और सहन शक्ति ही हर राजनेता को लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे बढ़ाता है। कई बार ये किस्सा लोग सुनाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पार्टीशन हो रहा था तो जनता के बीच में गए तो एक बुढ़िया आई, उन्होंने कॉलर पकड़ लिया बुढ़िया ने कि मुझे क्या मिला इस आजादी से। उन्होंने कहा तुमको ये मिला है कि तुमने इस देश के प्रधानमंत्री का आकर कॉलर पकड़ लिया। यही लोकतंत्र आज हमें देखने को नजर नहीं आता। कॉलर पकड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, अरे दूर से कुछ कह दो तो उस पर लोग बुरा मान जाते हैं। तो आपका उस दिन से आप समझ लीजिए कि सेडिशन केस लग सकता है, क्योंकि आप भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। कॉमेडियंस आज देश के लिए खतरा हो चुके हैं। बात यही है, यदि लोकतंत्र में आलोचना सहन करने की क्षमता राजनेताओं में नहीं है तो हम कैसे लोकतंत्र जीवित रखेंगे? कैसे विपक्ष अपनी बात कह सकेगा? अनेक ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां छोटी छोटी बातों पर लेकर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है। वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया में कांग्रेस के आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए लागू किया था। ये दुर्भाग्य इस देश का कि आजाद भारत में हम उन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और सेडिशन के लॉ को हम लोग वापस नहीं ले पाए। मैंने मेरे 10 साल के कार्यकाल में, मुझे याद नहीं आता किसी खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया हो या सेडिशन लॉ के तहत मैंने काम किया हो। प्रश्न इसी बात का है कि आज भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है इस देश पूरी दुनिया में, और इंटरनेट ने तो इतना बड़ा दरवाजा खोल दिया है कि पूरे दुनिया में भारत में यूज ऑफ इंटरनेट में हम लोग अब काफी आगे आ चुके हैं। लेटेस्ट फिगर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन यूज ऑफ इंटरनेट एंड मीडिया कितना होगा इन इंडिया, इन दी हायरार्की पूरे विश्व दुनिया में? मैं समझता हूं सेकंड या थर्ड ही हो सकता है, सेकंड हो सकता। आज आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी शक्ति टेक्नोलॉजी ने आपको, आपकी कलम नहीं लेकिन आपकी उंगलियों पर आपको दे दी है। अब इसका आप कैसे उपयोग करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। और निष्पक्षता से पत्रकारिता करने के लिए जब चैनल्स में से बड़े बड़े अच्छे पत्रकारों को वहां से इसी बात पर हटा दिया गया क्योंकि हुकूमत को वो लोग पसंद नहीं थे, तो उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपना न्यूज देना चालू किया। और आज हमें इस बात की खुशी है कि कई ऐसे डिजिटल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी व्यूअरशिप और जिनकी रीडरशिप बहुत अच्छी है। ये एक हमारे लिए एक आशा की किरण है। रेगुलेशन होना ही चाहिए, हर चीज में रेगुलेशन होता है। निष्पक्षता से काम लोग करें उसका रेगुलेशन होना आवश्यक है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बना 1885 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया 2000 में, उसके कई प्रावधान हैं, लेकिन उन प्रावधानों का दुरुपयोग हुकूमत अपने आलोचकों के खिलाफ करे ये उचित नहीं है।
निष्पक्षता होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना कहूंगा, क्या कोई भी हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वे प्रभावित नहीं हो रहे हैं? नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब पर आप यदि उनके कार्य को देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जो हिंसा का माहौल, नफरत का माहौल पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिस प्रकार से किसी एक वर्ग को प्रताड़ित करने के लिए जो एक फासिज्म का एक हमेशा उनकी रणनीति रही है, आइडेंटिफाई अ एनिमी एंड वंस योर एनिमी इज आइडेंटिफाइड देन declare him as anti-national, and then the nationalism becomes the opposing to anti-national, becomes the nationalism of the day. फला वर्ग राष्ट्र विरोधी है, वो हमारा दुश्मन है, और उस दुश्मन के खिलाफ खड़ा होना राष्ट्रवाद है। ये लोकतंत्र में परिभाषा नहीं हो सकती। हां, डिक्टेटरशिप में और फासिज्म में ये एक हथियार है। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है। सनातन धर्म में हर धर्म का सम्मान करना हमारा मूल उद्देश्य है। लेकिन एक तरफ जहां पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में किसी भी हमारे चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगना डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन खुलेआम वोट मांगने के बाद भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं। स्वर्गीय जस्टिस वर्मा साहब, हमारे पे उनकी बड़ी कृपा थी मुझ पर, मेरी हमेशा उनसे बहस होती थी। एक निर्णय ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उनके एक निर्णय ने जस्टिफाई कर दिया था धर्म का उपयोग राजनीति में लाने के लिए। मेरी उनसे आपत्ति थी, उन्होंने बाद में स्वीकार भी किया। उनकी बेटी और हम दोनों उनसे लड़ते थे इस मामले में कि आपने वो फैसला कैसे दे दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने इसको गलती की। बात यही है, आज इस देश में जो हालात हैं उसमें जिस तरह से हम जा रहे हैं, मैं माफ करेंगे थोड़ा सा अपने उस बात से भटक रहा हूं। मैंने कहा था राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आपने मुझे मौका दे दिया ज्वलंत मुद्दे शामिल करने में, ज्वलंत मुद्दा तो आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है, राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्र विरोधी क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, धर्म का उपयोग राजनीति में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, धर्म का उपयोग हथियार के रूप में राजनीति में गैरकानूनी है कि नहीं है, ये ज्वलंत मुद्दे हैं। आलोचना किसी की हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आलोचक कोई राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता, स्टैंड अप कॉमेडियंस राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकते। ये सारी चीजें आपके सामने आज है। इसलिए टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, ये भारतीय संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म का मूल आधार है। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और जब तक हम लोग दूसरों के धर्मों को स्वीकार नहीं कर लेंगे, उनके विचारों को स्वीकार करने की क्षमता नहीं रखेंगे,
इस देश में लोकतंत्र का भविष्य अच्छा नहीं है, बताए देता हूं आपको। बहुत कुछ मैंने अपनी बात कह दी है और भी बहुत सारी बात कह सकते थे। मुख्य बात यही है कि आज इस देश में हमें यदि लोकतंत्र में इस देश को रखना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो हमें निष्पक्ष पत्रकारिता को मदद करने की आवश्यकता है। जो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है उसके लिए दमदारी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। कल की घटना के बारे में मैं तो करना नहीं चाहता था, लेकिन दास जी ने मुझे उसका उल्लेख करके कह दिया। मैं राजगढ़ जिले का सांसद रहा, जिसमें 3 विधानसभाएं आती थी, ब्यावरा, राघोगढ़, सिरोन, लटेरी, और 3 जिलों के किसानों की जमीनें इसमें डूब रही थी। चौथा क्षेत्र था बैरसिया भोपाल, वहां से मैं चुनाव लड़ा, तो इसलिए चारों लोकसभा सीट के मतदाता भाइयों और बहनों की आवाज उठाना कोई जुर्म है क्या? और मैं जब हमारे मध्य प्रदेश में पीसी शर्मा जी के आदेशों से जन जागरण अभियान में भोपाल के उन गांवों में गया, तो वहां मुझे जानकारी मिली, तो मैं फिर एक रात उसी गांव में रुका। लटेरी के कुछ गांव थे और भोपाल के कुछ गांव जिनकी जमीनें डूब रही है, मेड़ से मेड़ लगी हुई है, लेकिन वहां मुआवजा एक है और भोपाल के किसानों के लिए मुआवजा अलग है। जिनके पास 55 के खाते से जमीन है, उनको कह रहे हैं कि तुम्हारा इंक्रोचमेंट है। जिनको पट्टे मिले वो काबिज हैं, कह दिया तुम्हारा अतिक्रमण है। प्रशासकीय तंत्र पर यदि हम राजनेता अपनी बात कहने के लिए काबू नहीं करेंगे तो कोई लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। ब्यूरोक्रेसी का एक रोल होता है, और ब्यूरोक्रेसी जैसा कि आप समझते हैं कि वो अच्छे घुड़सवार को पहचानती है, लेकिन आज ये हो गया है कि मुख्यमंत्री फोन उठाए ना उठाए, अधिकारी तक फोन नहीं उठाते। मुख्यमंत्री चिट्ठियों का जवाब दे ना दे, अधिकारी तक जवाब नहीं देते, अरे एक्नॉलेजमेंट तक नहीं करते। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, परिपाटी है? 1.5 महीने से लगातार मैं समय मांगता रहा, चिट्ठियां लिखता रहा, और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। कौन तारीख को हमने फोन किया, किससे बात की, मुख्यमंत्री कार्यालय में उसका नाम है, उसका नंबर है। 5-6 बार हमने फोन करके खबर की। फिर अंत में जब टाइम नहीं मिला और ये लोग कहते रहे साहब आप हमारे यहां आए, क्या हुआ, मुख्यमंत्री से मिलवाइए, तो अंत में मुझे मजबूरी में कहना पड़ा कि अगर 20 तारीख को तक आपने समय नहीं दिया तो मैं आपके घर के सामने धरना दूंगा। अब उस धरने के कार्यक्रम को भी हमारे लोगों ने धर्म के साथ तालिबानी से जोड़ दिया। हमने पूछा भाई तालिबानी का होता ये अर्थ क्या होता है? तालिबान को उर्दू में शब्दों में उसका मतलब होता है शिक्षा। मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई? रिजवान भाई, स्टूडेंट तालिब का मतलब स्टूडेंट। अब तालिबान को उन्होंने कम्युनल रीजनल फंडामेंटलिज्म के साथ जोड़ दिया। तो बात यही है कि उस
जनता की आवाज को दबाने के लिए पूरी कोशिश हुई। कल हमारा धरना था और उस धरने में कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं था, आधे से ज्यादा लोग भाजपा के थे, क्योंकि ये बैरसिया में भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, विदिशा में भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, गुना और राजगढ़ में सांसद भाजपा के, विधायक कांग्रेस के, तो आधे से ज्यादा भाजपा के लोग थे। कांग्रेस और भाजपा के लोग धरने पे मेरे साथ बैठे थे, उसको तालिबानी कह दिया गया। और मुख्यमंत्री जी को आप, मैं हैरान हूं, या तो उनके कार्यालय के लोग मुख्यमंत्री को बताते नहीं हैं, उन्हें अंधेरे में रखते हैं। बताते क्यों नहीं है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कमलनाथ जी से कहा, ये भी सहयोग था कि एक हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, एक हेलीकॉप्टर चढ़ रहे थे, वहां की मुलाकात को भी मीडिया ने अलग रंग दे दिया। उसको रंग दे दिया कि साहब ये दिग्विजय सिंह को तो मिलने का समय नहीं है और ये कमलनाथ जी को मिलने का समय है। लोग भूल जाते हैं कि कमलनाथ जी और मेरे संबंध 50 साल से ज्यादा के हैं, 40 साल से ज्यादा के हैं। और कई जो आलोचक मंत्रीगण वे पैदा नहीं हुए होंगे जब से मैं हमारे कमलनाथ जी के संबंध है। वो कितनी कोशिश कर ले, जो उन्हें करना वो करेंगे और जो मैं करना चाहूं मैं करूंगा, लेकिन मिलकर करेंगे। और मुझे इस बात का दुख है कि शिवराज सिंह जी ने कमलनाथ जी को कहा कि दिग्विजय सिंह जी समय मांगते तो मैं दे देता। अरे भाई, इतना बड़ा झूठ क्यों बोलते हो? या तो आपके अधिकारी झूठ बोलते हैं या आप झूठ बोलते हो। ये क्यों ऐसा करते हो? मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा। भूतपूर्व भाजपा के मुख्यमंत्रियों में कैलाश जोशी जी, सकलेचा जी, पटवा जी, दुर्भाग्य से तीनों आज नहीं है, लेकिन कभी भी उनको शिकायत का मौका मैंने नहीं दिया। जब ये समय मांगते थे तो मैं उनके यहां जाता था और मिलकर उनके साथ चर्चा करता था। हमारे बाबूलाल गौर साहब तो मना कर देते कि यार तुम मेरे पास मत आओ, लेकिन तुम भाजपा के लोग मुझसे कहेंगे दिग्विजय सिंह से तुम मिल गए हो। तो ये समन्वय, संबंध, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के बावजूद भी आवश्यक है। संबंध बनाए रखना चाहिए। पटवा जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, विक्रम वर्मा जी और उन्होंने, तो मैंने डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया। डिफेमेशन सूट फाइल करने के बाद केस ये चली। अंत में पटवा जी ने कहा यार खत्म करो, ये क्या को तुमने ले रखा है। मैंने खत्म कर लिया। आप मुझे बता दो क्या लिख के देना है। इसी बीच में निर्मल चंद जी जैन एडवोकेट जनरल हुआ करते थे पटवा जी के, वो उनके वकील थे। तो मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ अदालत में, और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद पटवा जी का यह था कि जब उनको दाल बाफले खाने होते थे तो वो दिग्विजय सिंह को आमंत्रित कर लेते थे, क्योंकि बाई जी उनको खाने नहीं देती थी। तो मैं वहां दाल बाफले खाने जब पहुंचा उनके घर पे, तो निर्मल चंद जी आए। तुम दोनों एक टेबल बैठ के खाना खा रहे हो और मुझसे विरोध कराते हो, आज से मैं तुम्हारा वकील नहीं रहूंगा। बात यह है, राजनीति में मुद्दों पर विरोध होता है, राजनीति में विचारों पर मतभेद होता है, लेकिन परस्पर संबंधों में मनभेद नहीं होना चाहिए। आज व्यक्ति की शक्ल देखकर झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक पत्रकार ने कुछ एंटी गवर्नमेंट कुछ रिपोर्ट्स कर दी, तो अगली बार मुख्यमंत्री के पत्रकार वार्ता में उनको बुलाया नहीं जाता। ये सारी बातें जो हैं, ये अच्छे लोकतंत्र व्यवस्था के खिलाफ है।
इस मामले में हमें सचेत होने की आवश्यकता है और सबसे बड़ी चुनौती यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।